डायरेक्टली विथ, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा उत्पादन, क्योंकि प्रत्यक्ष लागत वो लागत है जो कि उत्पादन के साथ परिवर्तित होती है, मतलब उत्पादन के साथ बढ़ जाती है और उत्पादन के साथ घट जाती है। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन के साथ ये कॉस्ट बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन अगर घटाते हैं तो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली ये घट जाती है। तो ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम अगर अन्य शब्दों में अगर हम बोलें तो ये परिवर्तनशील लागत है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो याद रखिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। और वेरिएबल कॉस्ट की खासियत क्या है कि ये उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ जाती है। उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम ये बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन अगर हम घटाएंगे तो घट जाएगी। अब वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम प्रत्यक्ष लागत यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, तो याद रखिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। प्रत्यक्ष लागत एक परिवर्तनशील लागत है जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ जाती है और उत्पादन के घटने पर घट जाती है। तो ये एक परिवर्तनशील लागत है जो कि उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लागत का संबंध प्रोडक्शन से है यानी कि उत्पादन से है, क्योंकि उत्पादन के बढ़ने पर ये बढ़ जाएगी और उत्पादन के घटने पर घट जाएगी। अब डायरेक्ट कॉस्ट में कौन सी 3 चीज़ें आती हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, इसमें डायरेक्ट लेबर आता है और इसमें डायरेक्ट क्या आता है, एक्सपेंस आते हैं, यानी प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी या प्रत्यक्ष श्रम, और आता है प्रत्यक्ष व्यय। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ जाती है और उत्पादन के घटने पर घट जाती है। तो आपका आंसर यहाँ सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर क्या दिया है। अतिरिक्त मजदूरी किस प्रकार का खाता है। इस क्वेश्चन को अधिकतर स्टूडेंट जो हैं वो गलत कर देते हैं, वो टिक करके आ जाते हैं कि नाम मात्र का खाता, लेकिन नॉमिनल अकाउंट यहाँ आपका आंसर नहीं हो सकता। याद रखिए आउटस्टैंडिंग अगर किसी वर्ड के साथ जुड़ा है, अदत्त जोड़ा है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया, अक्रूड हो गया, प्रीपेड हो गया और एडवांस हो गया। मतलब ये सब एडजस्टमेंट वाली मदें हैं। ये सब कौन सी मदें हैं, एडजस्टमेंट वाली मदें हैं। और एडजस्टमेंट वाली जो मदें होती हैं वो आपकी पर्सनल अकाउंट में आती हैं जनरली। तो ये ख़ास तौर पे जो हमने 4 मदें आपको बताई हैं ये आपकी किस में आती हैं, ये पर्सनल अकाउंट में आती हैं। और पर्सनल की भी 3 कैटेगरी होती हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल, इसके अलावा होता है नेचुरल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये कौन सा पर्सनल है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, मतलब प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है। और यहाँ व्यक्तिगत खाता सिर्फ दिया है तो इसका आंसर व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। तो हमने आपको बताया अदत्त मजदूरी खाता, पूर्वदत्त व्यय खाता, अप्राप्त आय खाता और पूर्व प्राप्त खाता। यानी कि ये 4 मदें जो हैं आपकी, वो चारों मदें किस में आती हैं, वो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में आती हैं। तो यहाँ फ़िलहाल आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो याद रखिए अगर अकेला मजदूरी दिया होता, सिर्फ अकेला वेजेस दिया होता, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाता, ए हो जाता। लेकिन वहाँ अदत्त लिखा है, मतलब इस व्यय को अभी दिया नहीं गया है, विच इज़ टू बी पेड इन फ्यूचर। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, एडवांस इनकम हो या अर्न इनकम और अक्रूड इनकम हो, विच आर रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब वो व्यक्तिगत खाता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये भी देखिए आप, पुरानी मशीन खरीदकर उसे लगाने का व्यय किस खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा। मतलब ओल्ड मशीन हमने खरीदी है और ओल्ड मशीन के इरेक्शन चार्जेस जो हैं वो कहाँ पोस्ट किए जाएंगे, वो भी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले समझ लें कि पुरानी मशीन को पुरानी मशीन अगर खरीदी है तो पुरानी मशीन के लगाने पर क्या खर्च होगा। तो याद रखिए पुरानी मशीन को लगाया जा रहा है, उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, चाहे नई मशीन लगाएं या पुरानी मशीन लगाएं, दोनों के लगाने का व्यय मशीन की ही कॉस्ट में शामिल होता है। तो मशीन को लाने का व्यय, उसको लगाने का व्यय याद रखिए कॉस्ट ऑफ मशीन में ही शामिल होता है, चाहे वो मशीन आपकी नई हो, चाहे वो आपकी मशीन क्या हो, पुरानी हो। और याद रखिए ये नई मशीन या पुरानी मशीन के संबंध में हमेशा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट का रहता है। तो नई मशीन को लाने और उसको लगाने का व्यय याद रखिए वो हमेशा
हमेशा क्या होता है, वो पूंजीगत व्यय होता है, वो आपका एक क्या है, कैपिटल आइटम है। और कैपिटल आइटम जो है एक एक्सपेंस है, आपको भी पता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो नेचर में ये पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसका आप जनरल एंट्री समझ लें, अगर ये आयगत होता तो जो व्यय जिस नाम से दिया है वो नाम से आता, लेकिन जब पूंजीगत व्यय होता है तो कोई नाम नहीं आता। यहाँ मरम्मत या नवीनीकरण यानी कि आपका रिपेयरिंग या रीन्यूअल अकाउंट नहीं आएगा, बल्कि आपका अकाउंट क्या आएगा, तो पहले जनरल एंट्री समझ लें। इसमें एंट्री होगी मशीनरी खाता डेबिट हो जाएगा, मशीनरी खाता डेबिट, और हमारे पास से रोकड़ जा रही है तो हम लिखेंगे रोकड़ खाते से। इंग्लिश में भी समझ लें कि मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और टू हो जाएगा क्या, मशीनरी अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू हो जाएगा कैश अकाउंट। अब एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लें, किस खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, किस अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। तो आप बताइए यहाँ क्रेडिट क्या हुआ है, रोकड़ खाता, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ कैश अकाउंट दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये रोकड़ खाते के क्रेडिट में जाएगा। तो नई मशीन हो या पुरानी मशीन हो, नई मशीन के लगाने का व्यय, पुरानी मशीन के लगाने का व्यय, उसको लाने का व्यय, ये सारे एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूड होते हैं। इसलिए मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होता है, बिकॉज दिस एक्सपेंसेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो सिचुएशन फिर अलग होती, और आपका मरम्मत व नवीनीकरण खाता आ जाता। कब आ जाता, अगर ये आयगत व्यय होता, किसी और प्रकार का रिपेयरिंग का चार्ज होता। तो यहाँ रिपेयरिंग का चार्ज नहीं है, बल्कि उसको लगाने का है, तो रिपेयरिंग से उसका कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए रोकड़ खाते के क्रेडिट में ये मद आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप अगर ऊपर पढ़ाई करके जा रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि ऐसी पढ़ाई से कोई लाभ नहीं है। जब तक आप किसी के अंडर गाइडेंस में नहीं पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में आपको बहुत ही परेशानी हो जाएगी। हम अपने पेड कोर्स में बहुत ही बारीकियों के साथ छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हम MCQs भी लेकर आते हैं, साथ ही साथ वन लाइनर सेंटेंस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मैच द कॉलम है, ट्रू एंड फॉल्स है, वन वर्ड सेंटेंस है, वन लाइनर सेंटेंस है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों से एनालिटिकल थिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट में। तो बहुत जल्दी हमारे आप पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी डाउट है तो हमको कॉल कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, व्यक्तिगत खाता निम्न से संबंधित है। तो आपको हमने अभी बताया था कि जो पर्सनल अकाउंट है वो 3 तरह का होता है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, और आपका क्या होता है, नेचुरल पर्सन होता है। तो ये तीनों प्रकार का खाता व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार का होता है, और व्यक्तिगत खाते वो 3 प्रकार के कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अभी प्रीवियस हमने स्क्रीन पर आपको उसको दिखाया भी था। अब बहुत जल्दी देख लेते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगम राजस्व वसूल होता है। आगम मतलब आय यानी कि रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रियलाइज्ड कब होती है, तो सीधी सी बात है, रेवेन्यू जब रिसीव्ड होगी, जब वो पैसा प्राप्त होगा, तब वो क्या हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। आपने अकाउंटिंग की 2 कॉन्सेप्ट पढ़ी होंगी कि अकाउंटिंग के 2 बेस होते हैं। एक बेस होता है अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस का मतलब होता है उपार्जन अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, और दूसरा नगद आधार होता है कि हम नगद आधार पर जो हैं वो क्या करते, लेखा करते हैं। तो यहाँ नगद आधार बोला गया है। नगद आधार मतलब वसूल होना बोला गया है। इंग्लिश में रियलाइज्ड लिखा है। तो एक रियलाइज्ड होता है और एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइजन होता है। तो यहाँ नगद आधार पर पूछा गया कि वो वसूल कब होता है, तो जब वो प्राप्त हो जाएगा तब वो वसूल हो जाएगा। जब वो व्हेन इनकम इज़ रिसीव्ड सो रेवेन्यू इज़ रियलाइज्ड। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसके बारे में भी हमने वीडियोस पहले से बना रखे हैं। आप हमारी जो है वो लिस्ट में जाकर हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। अब इसके बाद GAAP लिखा है। इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्ज़ाम में आता है, तो पहले फुल फॉर्म समझ लें। GAAP
पी का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अभी वर्ग 1 का पेपर आया था। वर्ग 1 का जो पहला पेपर हुआ है माध्यमिक शिक्षक का, उस कॉमर्स के पहले पेपर में GAAP का फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया है। तो आप निश्चित याद रखिए, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये GAAP का फुल फॉर्म है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है कि GAAP का उद्देश्य क्या है। तो क्या लेखांकन व्यवहार में समरूपता या एकरूपता लाना है? तो हाँ, लेखांकन जो अवधारणा होती है, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस होती है, उसमें एक रूपता लाना यानी यूनिफॉर्मिटी लाना इसका उद्देश्य है। फिर इसके बाद समस्त संस्थानों में समरूप लेखांकन व्यवहार, मतलब जब हम कॉस्ट अकाउंट में जहाँ जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सब में एक ही बेस यूज़ किया जाए, एक तरह की लेखांकन विधियों का उपयोग हो और एक तरीके से खाते रखे जाएं ताकि उनकी ऑडिट में भी कोई परेशानी ना हो। तो हाँ, ये गैप जो है इसका उद्देश्य है। फिर लेखांकन के क्षेत्र में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को स्वीकृति देना। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट की फील्ड में भी हम क्या लिबरल हो जाएं थोड़ा, इसमें भी प्राइवेटलाइजेशन हो। और ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनको भी हम एडॉप्ट कर लें। जैसा कि इसके बारे में हमने आपको बताया था कि AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है इंटरनेशनल वाला, और इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IND-AS है। इसके बारे में भी आज ही हमने एक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है 20 से 25 मिनट का अपलोड किया है कि AS जो है वो कौन प्रोवाइड करता है और IND-AS कौन प्रोवाइड करता है, कब से इनकी शुरुआत हुई, इनके देने वाली संस्थाओं के हेड ऑफिस कहाँ हैं, किस वर्ष जो हैं इन्होंने इनकी स्थापना की है। इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि AS से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसको बहुत ही, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लें क्योंकि बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। फ़िलहाल GAAP का फुल फॉर्म हमने बताया और GAAP के उद्देश्य ये सभी हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि स्क्रीन पर नया क्वेश्चन क्या है। तो स्क्रीन पर नया क्वेश्चन है कि AS10 जो है, कि किस संपत्ति का संबंध स्थायी संपत्तियों से है, मतलब किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम रिलेट करेंगे किसके साथ, फिक्स्ड असेट। तो हमने आपको बताया था कि AS10 जो है उसका संबंध किससे है, फिक्स्ड असेट में इंटेंजिबल असेट से है। तो याद रखिए, इंटेंजिबल असेट जो है, उस इंटेंजिबल असेट से संबंध किसका है, उस इंटेंजिबल असेट से संबंध जो है वो AS10 का है। AS10 जो है वो इंटेंजिबल असेट मतलब अमूर्त संपत्तियों से इसको हमने गलत कह दिया। AS10 जो है इसका संबंध टेंजिबल असेट से है। AS10 जो है इसका संबंध किससे है, टेंजिबल असेट से है। जबकि AS26 जो है इसका संबंध अमूर्त संपत्तियों से है। अभी स्थायी संपत्तियां यानी कि इन्होंने मूर्त संपत्तियों की बात की है और अमूर्त संपत्तियों का तो 26 यहाँ दिया भी नहीं है ऑप्शन में। तो यहाँ आप समझ जाएं कि जब स्थायी संपत्तियों में 2 प्रकार की संपत्तियां होती हैं, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां। तो मूर्त संपत्तियों का संबंध किससे है, AS10 से है। जबकि अमूर्त संपत्तियों का संबंध AS26 से है। इसलिए आप ये क्लियरली समझ गए होंगे। तो टेंजिबल असेट हमने आपको एक शॉर्ट फॉर्म ऐसा बताया था कि टेंजिबल असेट यानी कि 10 आया इसमें, यानी टेंजिबल असेट में 10 है। तो स्थायी संपत्तियों में मूर्त संपत्तियों का संबंध किससे है, AS10 से है। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ मानक संख्या 10 हो जाएगा। अगर आपसे अमूर्त संपत्तियाँ कह दिया जाता, क्या कह दिया जाता, अमूर्त संपत्तियाँ, तो उस अमूर्त संपत्तियों का संबंध किससे होगा, वो AS26 से होगा। और अमूर्त संपत्तियों में क्या क्या आता है, गुडविल आती है यानी ख्याति, पेटेंट आता है,
इसके अलावा कॉपीराइट आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये सारी मदें किस में आती है, अमूर्त संपत्तियाँ। और इंटेंजिबल असेट का संबंध जो है वो 26 से है, जबकि टेंजिबल असेट में 10 आया है, इसलिए AS10 का संबंध जो है वो किससे है, स्थायी संपत्तियों में मूर्त संपत्तियों से है। तो इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से नोट कर लें। AS3 का संबंध किससे है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। AS14 का संबंध किससे है, तो ये अमलगामेशन यानी कि एकीकरण से है। और AS16 का संबंध जो है वो उधार की लागतें मतलब बोरोइंग कॉस्ट से है। ये सब AS के बारे में आज ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। और AS बहुत ही पसंदीदा टॉपिक रहा एग्जामिनर का, इसलिए आप इन सारे फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है इस आगामी एग्ज़ाम में जो कि दिसंबर 2023 में होने वाला है। अब स्क्रीन पर आगे देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या दिया गया है। भारत में लेखा मानकों का निर्गमन करने वाला संस्थान कौन सा है, तो भारत में जो AS का निर्गमन करती है संस्था, उसका नाम ICAI है, जिसको हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता दें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो भारत में इसकी स्थापना 1949 में हुई है। और 1949 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ रखा गया, तो दिल्ली में रखा गया है, दिल्ली में रखा गया है। तो आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कब इसकी स्थापना हुई, 1949 में। और ये संस्थान का काम क्या है, ये संस्थान भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें कि ICAI ने कौन सा स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया है। कब बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये 1977 में भारत में बनाया गया। ये विदेशी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है उससे प्रेरित होकर भारत में भी 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। 1977 में ये किसने क्रिएट किया, किसने बनाया, तो ICAI ने बनाया। ICAI का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई। ये भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ICAI की स्थापना कब हुई। तो अब ये पूछा जा सकता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसने ASB की स्थापना की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की, वो स्थापना कब की, तो 1977 में की। ये भी पूछा जा सकता है कि ICAI के अंडर में कौन सी संस्था जो है वो इस लेखांकन मानक को यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैनेज करती है, तो ACB करती है। और ACB की स्थापना कब हुई, 1977 में हुई। क्या काम है इसका, इसका काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ACB नहीं ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना 1977 में हुई, 1977 में। और ASB का क्या काम है, ASB का काम जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है। और भारत में जो IND होता है, IND-AS, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो यही संस्था प्रोवाइड करती है। तो इतने सारे फैक्ट हमने एक क्वेश्चन से संबंधित आपको बताए हैं। इसका स्पेशल वीडियो आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या है। जैसा क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था कि ICAI की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसके बारे में हमने आपको अभी डिटेल में बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ई-कॉमर्स में ई-कॉमर्स क्या नहीं है, ई-कॉमर्स के अंतर्गत मतलब क्या नहीं आता, तो ई-कॉमर्स में ई-मार्केटिंग आता है, हाँ आता है। ई-बैंकिंग आता है, हाँ बिल्कुल आता है। ई-ट्रांजैक्शन आता है, ई-कैश आता है, लेकिन ई-गवर्नेंस नहीं आता। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ई-गवर्नेंस जो है वो ई-कॉमर्स नहीं है। ई-गवर्नेंस क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती, गवर्नमेंट जो है वो तो हमारे लिए सेवा देने के लिए, हमारे लिए नीतियाँ बनाने के लिए है। और गवर्नेंस
इसका मतलब होता है कि हमारे ऊपर राज करने के लिए है और हमको नियंत्रित करने के लिए है और एक ऐसी व्यवस्था देने के लिए है जो जनता के लिए हो और जनता के द्वारा चुना जाए। तो ई गवर्नेंस जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है। अब ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या है तो समझ लें। ई कॉमर्स से रिलेटेड ई मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग आ जाएगा। ई कैश आता है इससे रिलेटेड, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। इसके अलावा ई ट्रांजैक्शन आ जाएगा, तो ई ट्रांजैक्शंस आ जाता है। और क्या आ जाता है, इसके अलावा आ जाता है ई बैंकिंग आ जाता है। ई बैंकिंग भी इसके अंतर्गत आता है। तो ई कॉमर्स जो है इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ई मार्केटिंग, ई कैश आ गया, ई ट्रांजैक्शन आ गया, ई बैंकिंग आ गई और ई बिजनेस भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन क्या इसके अंतर्गत नहीं आ सकता? इसके अंतर्गत नहीं आ सकता तो वो ई गवर्नेंस नहीं आ सकता, क्योंकि गवर्नेंस जो काम है वो गवर्नमेंट का है और बिजनेस जो है गवर्नमेंट से एक अलग होता है। बिजनेस हमारा प्राइवेट हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट हम पर गवर्नेंस करती है। गवर्नमेंट हमारे साथ बिजनेस नहीं करती, इसलिए याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बता दिया। आगे देख लेते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर अधिक इंग्लिश में इसका हो जाएगा एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। तो हम इसको दो प्रकार की वर्किंग कैपिटल होती है। एक वर्किंग कैपिटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है और एक वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल होती है, जिसको हिंदी में हम बोलें सकल कार्यशील पूंजी और सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है? अगर समस्त चालू संपत्तियों का योग बोलें तो इसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन अगर चालू संपत्तियों के योग में से चालू दायित्व घटा दें तो उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला हो गया CA माइनस CL। और टोटल अगर हम करंट असेट्स ले लें, केवल अगर करंट असेट्स अकेला लें तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो ग्रॉस और नेट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं सेबी का कार्य क्या है। तो सेबी जो है वो बाज़ार में जितने भी मार्केट प्लेयर होते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करती है। हाँ बिल्कुल करती है। और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का नियमन करती है, मतलब रेगुलेशन देखती है। रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके हाथ में होता है? सेबी। और सेबी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को मैनेज करना है। मतलब ये IPO भी देखती है और जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उन सबको कंट्रोल करती है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 30 जनवरी 1992 में इसको वैधानिक दर्जा मिला। ये भी याद रखिए, ये टर्म आपके सिलेबस से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है लेकिन सेबी कॉमर्स में आता है। फुल फॉर्म इसका क्या होगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना हुई? तो स्थापना इसकी हुई 1988 में, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता कब मिली? 30 जनवरी 1992 में इसको वैधानिक मान्यता मिली। और तत्कालीन उस वक्त हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने इस सेबी जो है इसकी स्थापना करवाई थी और इसको जो है वो मान्यता दिलवाई थी। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि क्या क्या सेबी का काम है। सेबी का काम क्या? विनियोक्ताओं को, मतलब इन्वेस्टर को सुरक्षा प्रदान करना है। तो हाँ, तो सेबी क्या काम करती है? जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करती है? सिक्योरिटी देती है। हमारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में जो लगा है वो सुरक्षित है कि नहीं, कहीं कंपनी उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रही, कहीं फॉरेन बिना परमिशन के तो नहीं भेज रही। ये सब काम देखने का काम किसका होता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अब देखिए, ये आपका मैथ्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बैंक ने ब्याज की दर 8% से घटाकर 7.5% कर दी, तो एक व्यक्ति को वार्षिक ब्याज में कितने की कमी आ गई? 600 की। 8% से जब 7.5 हो जाएगा तो बताइए कितने पॉइंट कम हो गए? 0.5 इंटरेस्ट जो है उसमें कमी आई। और इस कमी आने से उसके रुपए में कितनी कमी आई? 600 रुपये की कमी आई। चलिए अब हम इसको शॉर्ट में बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। 600 रुपये की कमी है और ये कमी जो है वो कितने परसेंट की
वजह से हुई है, ये आपकी कमी 0.5% की वजह से हुई है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अमाउंट आपका जो है वो आ जाएगा, अगर हम 600 का गुणा 100 से करें तो कितना आ जाता है, ऊपर आ जाता है 60,000, और 0.5 आपको दिया वो नीचे लिख दें। अब आपको पता होगा कि 60,000 में 0.5 डिवाइड करना है। जब हम आधे को डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली संख्या जस्ट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर हम 0.5 को ऐसा लिख दें तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि 0.5 का मतलब 1/2 होता है। अब 2 जो नीचे दिया है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 60,000 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1,20,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो ये कैसे क्वेश्चन करा फिर देख लें। 8% से 7.5% दर हो गई, तो दर में आप बताइए कितने की कमी हो गई, 0.5 की, और रकम में कितने की कमी हो गई, 600 की। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे समझ सकते हैं कि 0.5% जो कमी है, 0.5% जो आपकी कमी है वो कमी कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। तो 100% अमाउंट क्या होगा, तो 100% आप आसानी से निकाल सकते हैं, 600 इंटू 100, और जो जबकि में सबसे शुरू में लिखते हैं वो डिवाइड में आ जाता है। 0.5 को हमने या डिवाइड कर दिया, और 60,000 ऊपर गुणा करने पर आया। 0.5 आधा है, जब किसी संख्या में आधे का भाग दिया जाता है तो वो संख्या को डबल कर देता है, यानी 60 का डबल कितना हो जाएगा, 1,20,000। ये देखिए इस तरह ये आंसर आ गया। तो ये आपके बिजनेस मैथ्स से रिलेटेड है, जो कि यूनिट नंबर 8 में आपको दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं। बहुत क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकली आए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तैयारी करना पड़ेगी। अब जो आगे क्वेश्चन दिया है ये शून्य परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस पर डिपेंड है, और हाइपोथेसिस आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। अब रणनीति या व्यू रचना का निर्माण जिस प्रक्रिया से संबंधित है तो वो बताइए। तो यहाँ पूछा गया है स्ट्रेटेजी फार्मूलेशन कहाँ होता है, या स्ट्रेटेजी फार्मूलेशन किस चीज़ का पार्ट है। तो ये पार्ट है आपके किसका, प्लानिंग का पार्ट है। क्योंकि प्लानिंग नियोजन में क्या होता है, हम जब प्लान करते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटिव की पॉलिसी को भी देखकर चलते हैं, क्योंकि हम मार्केट में जब उतर रहे हैं तो हमारा कंपटीशन किससे है और उसने क्या रणनीति बनाई और हमारी क्या रणनीति होगी, इसके लिए हम प्लान करते हैं। इसलिए आपका 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लानिंग या नियोजन हो जाएगा। तो नियोजन से संबंध किसका है, रणनीति का है। क्योंकि जब हम नियोजन करते हैं यानी कि योजना बनाते हैं, तो रणनीति या व्यूह रचना बनाते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी बनाकर हम जो है मार्केट में उतरते हैं, ताकि हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकें। तो इसमें ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए याद रखिए आप कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ाई कीजिए, रटने के लिए काम नहीं कीजिए कि आपने ये रट लिया। हाँ, कुछ जगह याद रखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी जगह समझना पड़ता है। तो आपको किसी अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में इसकी तैयारी करना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि आपको कुछ बेहतर प्रोवाइड कर रहा है उससे आप जुड़ जाएँ। अभी 5 माह का वक्त है और इस 5 माह में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ऑडिटिंग से अगला क्वेश्चन है कि अंकेक्षक जब अंकेक्षण करते समय संतुष्ट नहीं होता तो वह कौन सी रिपोर्ट देता है। ऑडिटर अगर डिससेटिस्फाई होता है मतलब नॉट सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट नहीं होता, तो वह कौन सी रिपोर्ट देता है। तो याद रखिए ऑडिटर अगर डिससेटिस्फाई होता है तो मर्यादित रिपोर्ट देता है, मतलब क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है कि अभी संस्था के अंदर कुछ कमी है, संस्था के अंदर लेखा रखने में कुछ कमी है, मतलब हिसाब जो है बहुत ही प्रॉपर नहीं है, और वो उस हिसाब की विधियों से, लेखा की प्रणालियों से संतुष्ट नहीं होता। अकाउंटिंग सिस्टम से, अकाउंटिंग मेथड से, अकाउंटिंग पॉलिसी से अगर वो प्रभावित नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, तो वो जो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है उसका नाम क्वालिफाइड रिपोर्ट है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है ना कि शिकारी कुत्ता। ये माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, तो ये किस मामले में की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एक ऑडिटर जो होता है वो जासूसी करने वाला, वो रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं है। उसका मतलब शिकार करना नहीं है, झपटना नहीं है, बल्कि रखवाली करने का काम ये है ताकि उस कंपनी में लगाए गए
हर एक अंशधारी के पैसे को सुरक्षित रखा जाए, तो वो कुत्ता जो है यानी डॉग जो है वो वफ़ादार होता है अपने मालिक के प्रति, और ऑडिटर जो होता है उसका काम रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी वाले कुत्ते के समान नहीं है। तो ये एक जज जो हैं उन्होंने टिप्पणी की थी, और ये टिप्पणी जो है आज भी बहुत सार्थक है। तो ये किस केस में की गई ये पूछा गया है, तो ए किंगस्टन कॉटन मिल के केस में ये की गई थी। तो आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो फर्स्ट जो ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो पहले अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियुक्त करने के बाद जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति, दूसरे अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो अंशधारियों के द्वारा की जाती है। तो इस बात को आप याद रखिए। फर्स्ट ऑडिटर इज़ appointed by board of director, but second and third auditor is appointed by shareholders, और shareholders की मीटिंग में यानी अंशधारियों की मीटिंग में वार्षिक साधारण सभा में इसको तय किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी जो है वो आगे प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि 4000 यूनिट प्रोड्यूस हुई तो कॉस्ट पर टन क्या आएगी। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल दिया गया है जो कि कितना है आपका 80,000 है, जिसको हम प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। फिर वेजेस रॉ मटेरियल का 50% है, तो वेजेस हम लिख देते हैं रॉ मटेरियल का 50% यानी कि 80,000 का 50% कर दें तो वो आधा आ जाता है, तो कितना हो गया 40,000 वेजेस हो गई। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस बोला है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। ये 10% ऑफ रॉ मटेरियल बोला है, तो रॉ मटेरियल आपका कितना दिया है 80,000 का यदि हम 10% लें तो कितना हो जाता है 8,000। तो आपका 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर हो गया। अब आगे आपसे वर्क्स ओवरहेड कहा है, इन तीनों का योग अगर आप लगा दें तो वो आपकी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। जैसे कि हमने आपको एक हमारी क्लास में बहुत अच्छे से कॉस्ट शीट का एनालिसिस बताया भी है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना हो तो वहाँ देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन विथ एग्जांपल हमने सॉल्व करवाए थे। अब यहाँ फ़िलहाल आपकी प्राइम कॉस्ट जिसको हम मूल लागत कहते हैं, जो कि प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष आपकी मजदूरी के आधार पर निकाली जाती है, वो 1,28,000 आ गई। पीसी हो गई, ये प्राइम कॉस्ट हो गई। अब वर्क्स ओवरहेड इसमें जोड़ दिए जाते हैं, तो वर्क्स ओवरहेड जिसको हम कारखाना परिव्यय बोलते हैं, ये लेबर कॉस्ट का 40% है। तो देखिए लेबर कॉस्ट यहाँ कितनी दी गई है, वेजेस जिसको हम बोलें 40,000 का 40% कितना आता है 16,000, तो हमने ये 16,000 ले लिया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि कॉस्ट पर यूनिट हमको निकालना है। तो फिलहाल अभी आपका टोटल कितना आ गया, जल्दी से देख लें, 1,44,000 इतना हो गया। अब ये कौन सी कॉस्ट आ गई, तो ये कॉस्ट आपकी फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है। और इस फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं, ऑफिस ओवरहेड। तो अब हम ऑफिस ओवरहेड जो है OO, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या कार्यालय परिव्यय भी कहते हैं, ये क्या कहा गया, वर्क्स ओवरहेड का ये कितने % है 50। तो देखिए वर्क्स ओवरहेड ये लिखे हैं 16,000। इस 16,000 का 50% जल्दी से बता दें, 16,000 का 50% आधा आ जाएगा कितना 8,000। आपका अल्टीमेटली टोटल आ गया 1,52,000। अब 1,52,000 जो कॉस्ट आई है, इसमें कितनी यूनिट बनाई गई हैं 4,000 से हम डिवाइड कर देते हैं। 1,52,000 को यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 38। 1,52,000 को आप यदि किससे कैंसिल कर दें, 4 से कैंसिल कर दें, 152 को 4 से डिवाइड कर दें, आफ्टर कैंसिलेशन 3 ज़ीरोज़। तो अगर आप 152 को 4 से डिवाइड करें तो आपका आंसर 38 रुपये आ जाएगा, यानी 38। तो ये कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमने जल्दी से किया नहीं समझ में आया है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लें। हमने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जमा करके 2 एग्जाम्पल लिए थे और कॉस्ट शीट में यही कॉस्ट निकाल कर एज इट इज़ बताई
अस्थाई है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है कि जब उत्पादन बढ़ता है तो प्रति इकाई स्थायी व्यय क्या होता है। तो जब उत्पादन बढ़ता है तो प्रति इकाई स्थायी व्यय क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये घट जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या हो जाती, घट जाती है। अब आप समझ लें, जैसे आपने 1000 यूनिट बनाई और 1000 यूनिट जब आपने तैयार की, 1000 यूनिट्स बनाई और उस पर आपने 5000 रुपये खर्च किए, किस पर, फिक्स्ड कॉस्ट पर। केवल हम फिक्स्ड कॉस्ट आपको बता रहे हैं, स्थायी लागत पर। अब ये बोल रहे हैं उत्पादन बढ़ता है, तो चलिए हम उत्पादन यहाँ क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। 1000 के बजाय अब यहाँ हम यूनिट्स ले लेते हैं 1250 यूनिट्स, मतलब कि 250 यूनिट्स यहाँ क्या हो गई और प्लस हो गई। जैसा क्वेश्चन में कहा है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, हमने भी प्रोडक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो उत्पादन के बढ़ने पर ना तो बढ़ती है और जो उत्पादन के घटने पर ना तो घटती है। फिक्स कॉस्ट नाम ही है, ये परमानेंट कॉस्ट है, नेचर में हमेशा एक सी रहेगी स्थायी लागत। तो आज भी कितनी है ये, 5000, पहले भी 5000 थी। तो पहले 5000 के हिसाब से 1000 यूनिट डिवाइड करें तो पहले कितनी थी, पहले आपके 5 रुपये पर यूनिट आ रहे हैं। लेकिन आज अगर हम देखें, जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ा दी गई हैं, प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, तो क्या होगा, ये बोला है ना कि उत्पादन बढ़ता है, तो कितनी यूनिट हो गई हैं, 1250। हम भाग दे देते हैं 5000 में 1250 का, तो ये आपका कितने रुपये आ जाएगा, 4। पहले आ रहा था 5 रुपये पर यूनिट और आज आ रहा है 4 रुपये पर यूनिट। तो बोलिए इससे स्थायी व्यय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो स्थायी व्यय पर यूनिट जो है वो घट जाता है। तो आपका आंसर क्या